तो आज के करंट अफेयर्स के अंक पे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि आप सभी इत्मीनान से इन सभी टॉपिक्स को देखिए। कई सारे पॉइंट, कई सारी बातें आप सभी की आज के सेशंस में आएंगी, जहाँ पे आपको लगता है उनको लिखिए। ये वो सारे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में सीधे आपको मिलेंगे और हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली चीज़ें हैं। तो मैं जो कुछ भी करंट अफेयर्स के सत्र के अंतर्गत अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया, आगे भी मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा, बहुत ही चयनित तरीके से करंट अफेयर्स लेकर के आप लोगों के लिए आ रहा हूं और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे बेस्ट सीरीज में से एक है, जिसके माध्यम से आपको एग्जाम हॉल पे प्रश्न आपके हिट होंगे। तो देखिए, प्रोजेक्ट चीता को लेकर के आप सभी को पता है कि वर्ष 1952 में भारत से चीते विलुप्त हो गए थे और भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में चीता को लाने की शुरुआत की जा रही है। और ऐसे में दो खेप आ चुकी हैं चीतों की। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते आए थे। ठीक है, अभी भी 12 चीते फिर लाए गए हैं, इसीलिए थोड़ा सा ये डिस्कशन का बिंदु बन जाता है और मैं चाहता हूं कि अभी तक का जो इस पूरे प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत डेवलपमेंट है, इसको आप लोग जान लें। तो प्रोजेक्ट चीता का मतलब है भारत में विलुप्त हुए चीतों का पुनर्वास करना, अगेन फिर से उनको। तो अभी अफ्रीकी चीते भारत में लाए जा रहे हैं। 17 सितंबर 2022 को पहली खेप आई थी आपकी। पहली खेप में नामीबिया से लाए गए थे 8 चीते। कितने लाए गए थे? 8 चीते। नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। 8 चीतों में से 5 फीमेल थीं और 3 मेल थे, मतलब 5 मादा और 3 नर थे इसमें। इनको मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है, वहीं पर इनको रखा गया है और इनकी निगरानी के लिए सरकार ने 9 सदस्यीय एक समिति भी बनाई है, एक जो है आपका कार्यबल भी बनाया है, जो 2 वर्ष के लिए गठित किया गया है, जो इनकी निगरानी करेगा और जो इनके लिए जो है पुनर्वास में किसी तरीके की दिक्कत ना हो जाए। देखिए, विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय चीता पुनर्वास परियोजना है, मतलब 2 महाद्वीपों के बीच, अफ्रीका से एशिया चीते वो भी भारत लाए गए हैं। तो ये विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय 2 महाद्वीपों के बीच चीता पुनर्वास परियोजना है। ठीक है, हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान से दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को भी लाया गया है। ठीक है, और अगले 5 वर्षों में 50 चीते लाने की योजना इसके तहत पूरी तरीके से बनाई गई है। तो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चीता संरक्षण परियोजना है। 8 चीते नामीबिया से लाए गए हैं। 8 चीते 17 सितंबर 2022 को मनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस भी होता है इसी दिन। उसी दिन जो है इनको जो है मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस होता है और प्रधानमंत्री जी ने ही कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जाकर के इनको चीतों को छोड़ा था। ठीक है, और इसी श्रृंखला में चीतों की दूसरी खेप आ चुकी है दक्षिणी अफ्रीका से। कहां से आ चुकी है? दक्षिणी अफ्रीका से आ चुकी है और भारत सरकार के द्वारा दक्षिणी अफ्रीका से अगले आने वाले 10 वर्षों में 12 चीते प्रतिवर्ष लाए जाएंगे। 12 चीते प्रतिवर्ष लाए जाएंगे और भारत में चीतों की एक अच्छी खासी संख्या जो है हमें डेवलप करनी है। तो ये ध्यान रखना है आपको, है ना। एक ये सारे के सारे चीते जितने भी हैं, वायुसेना इसके लिए काम कर रही है। वायुसेना का एक मालवाहक विमान पोत है जिसका नाम है ग्लोब मास्टर। ग्लोब मास्टर में 17 फरवरी को जो है ये चीते आए थे, अभी 18 फरवरी को दूसरे आए। तो पहले आए थे 17 सितंबर को, दूसरे आपके 18 फरवरी को आए हैं यहाँ पे। ठीक है, ग्लोब मास्टर से। तो इसमें 12 चीते आए हैं। ये नामीबिया से आए थे और ये दक्षिणी अफ्रीका से आए थे। ये आपको ध्यान में रखना है। कूनो नेशनल पार्क में ही ये चीते आए थे। अभी देखो, जो चीते आए हैं, 20 चीते टोटल हो चुके हैं भारत में। कितने हो चुके हैं? 20। और इनमें से 10 मेल हैं और 10 फीमेल हैं। ठीक है, 10 मेल हैं और 10 फीमेल हैं। तो आने वाले समय पे चीता के लिए एक बड़ा जो है एक प्रभावकारी परियोजना के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, और इसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड आप सभी जानते हैं कि पहले भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान चीते पाए जाते थे। अच्छी खासी संख्या चीतों की भारत में निवास करती थी, लेकिन एक तो सबसे पहली चीज भारत का विभाजन हो गया, है ना। और विभाजन के बाद फिर बड़े स्तर पर इनका शिकार हुआ, वनों को बहुत तेजी से काटा गया, इनके प्राकृतिक आवासों को समाप्त कर दिया गया। तो चीते जो है धीरे धीरे खत्म कर दिए गए थे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा ये बताया गया था कि भारत में जो है चीतों को अंतिम बार
1947 में देखा गया था, 1947 में, 1947 में देखा गया था इनको। और जो है बाद में कहते हैं कि 1952 में भारत सरकार के द्वारा इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया कि चीता भारत से विलुप्त हो गया। ठीक है, तो इसी के लिए चीतों को फिर से पुनर्वासित करने के लिए भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है प्रोजेक्ट चीता। क्या है? प्रोजेक्ट चीता। तो 17 सितंबर को 8 चीते नामीबिया से, ध्यान रखना है, और 18 फरवरी को 12 चीते आपके दक्षिणी अफ्रीका से लेकर के आया गया है। इतना आपको दिमाग में बैठाना है। ठीक है, टोटल 20 चीते आ चुके हैं प्रोजेक्ट चीता के तहत। और कुनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप सभी जानते हैं। कुनो राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है। कहां पे है? श्योपुर जिले में। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में आपका कुनो राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। ठीक है, और ये एक तरीके से विंध्यन पहाड़ियों में, सेंट्रल विंध्य हिल्स में, मध्य विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो आपकी है वहीं पर आपका अवस्थित है। ठीक है, और कुनो नदी है आपकी, कुनो नदी जो चंबल की सहायक नदी है ना। इसमें एक नदी बहती है इस पार्क से होके जिसका नाम है कुनो नदी, उसी की बायोडाइवर्सिटी है पूरा का पूरा, उसी का फॉरेस्ट एरिया आपका है। तो कुनो नदी जो चंबल की सहायक नदी है उसी में कुनो वन्यजीव अभयारण्य पहले बनाया गया था, और वन्यजीव अभयारण्य को आगे जो है इसको जो है राष्ट्रीय उद्यान में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो अभी ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है, दिसंबर 2018 में ही इसको राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बनाया गया है। और ऐसे में चीते आ जाने से इस राष्ट्रीय उद्यान को एक बहुत ही महत्वाकांक्षी तरीके से समझा गया है। ठीक है, तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान आपका उष्णकटिबंधीय जोन पे है, शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पे पाए जाते हैं, और ये यहीं पर चीतों का पुनर्वास हो रहा है। तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछ सकता है, श्योपुर मध्य प्रदेश। और अभी चीते कहां कहां से आए हैं ये आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले भारत में चीते लाने की जो परियोजना है वो परियोजना पहले ईरान से जो है डेवलपमेंट हो रहा था कि ईरान से चीते मंगाए जाएंगे, लेकिन ईरान में भी चीतों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। और वहीं ईरान की सरकार के द्वारा एशियाई शेर जो भारत में पाए जाते हैं गिरी में, पहले उनको जो है उनको लेकर एक डील साइन की गई, जिसके कारण से भारत सरकार ने एशियाई शेर ना देने के कारण चीतों को फिर ईरान से हमने नहीं मंगवाया था, बाद में हमने नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के माध्यम से चीतों को मंगवाया था। ठीक है, तो चीतों को लेकर के ये पूरी की पूरी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब सब जुड़ जाता है आपका वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता और इन सब को लेकर के पूरा का पूरा एक समझौता ज्ञापन है। नामीबिया से 20 जुलाई 2022 को एक समझौता ज्ञापन हुआ था जिसके तहत आपके आए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चीते आपको एक ये टॉपिक आपका कवर हो गया, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है आपका, भारत ने एक पॉलिसी अभी रिलीज की है, इसको लिख लो, अभी हाल ही की चर्चा है, मतलब अभी हाल फिलहाल का ही पूरा का पूरा मसला है ये पूरा, तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए। और ये आपका मसला है भारत के द्वारा अभी नई एक पॉलिसी लेकर के आई गई है, और ये नई पॉलिसी आपकी ट्रेड से जुड़ी हुई है। ठीक है, व्यापार से जुड़ी हुई है, और व्यापार से जुड़ी होने के कारण से इसका बहुत महत्व है। तो इसलिए इस पॉलिसी के बारे में आप लोगों को डिस्कस करना है। इसमें 2-3 पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगा, 2-3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं इसमें, इस पॉलिसी में, तो उन सभी पक्षों को आपको लिख लेना है, जान लेना है। ठीक है, क्या है ये पक्ष, एक एक करके इनके बारे में मैं बताता हूँ। हेडिंग डाल लीजिए, विदेश व्यापार नीति 2023, विदेश व्यापार नीति 2023, विदेश व्यापार नीति 2023। ठीक है, तो विदेश व्यापार नीति 2023 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, उसको समझने का हम प्रयास करेंगे कि क्या है ये नीति। तो देखिए, सबसे पहली चीज, विदेश व्यापार नीति 2023 अभी लेकर के आई गई है, और ये नीति लाया कौन है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले। ठीक है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले के मंत्री जो आपके हैं ये आपके पीयूष गोयल साहब हैं, और इनके द्वारा जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है रिलीज की गई है। अब इसके बहुत सारे टारगेट बनाए गए हैं। ठीक है, देखिए एक्सपोर्ट हम करते हैं, हर साल एक्सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट की नीति को और विश्वसनीय बनाने के लिए, भारत का एक्सपोर्ट को और बढ़ाने के लिए ये पूरी की पूरी पॉलिसी लाई गई है। इसके तहत बहुत सारी छूटें प्रदान की गई हैं, सब्सिडी प्रदान की गई हैं, एक विजन क्रिएट किया गया है। तो सबसे पहला विजन जो इसका है कि भारत 2030 तक अपने एक्सपोर्ट को कितना बढ़ा देगा? 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा देगा। 2 ट्रिलियन, पहला तो आपको ये याद होना चाहिए,
भारत अपने एक्सपोर्ट को क्या कर देगा, 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा देगा, अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा देगा। पहले तो ये आपको ध्यान रखना है, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भारत अपने इस समय के तहत लक्ष्य क्या है, 2030 तक भारत के निर्यात को हम 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा देंगे, जिसमें वस्तु और सेवा दोनों क्षेत्रों का एक्सपोर्ट सम्मिलित होगा। वस्तुएं भी, गुड्स भी होंगी और सर्विसेज भी होंगे। ठीक है, तो एक लक्ष्य हमारा ये है। दूसरा जो है, हम उन देशों के मामले में विशेष रूप से प्रयास करेंगे जिनके साथ भारत का व्यापार अधिशेष बहुत ज्यादा है। जैसे चीन के साथ व्यापार अधिशेष ज्यादा है, तो जिन कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड डिफिसिट बहुत ज्यादा है ना। कई बार क्या होता है, कुछ कंट्री से हम आयात ज्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं। तो हम प्रयास यही करेंगे कि निर्यात हम उन देशों को ज्यादा प्राथमिकता दें जो देश जो है, तो जो देश आपके जिनसे भारत का व्यापार घाटा ज्यादा है, तो हम उन देशों को पहली प्राथमिकता में रहेंगे। दूसरा लक्ष्य हमारा ये है। ठीक है, और तीसरा सरकार का लक्ष्य है कि सीमा पर जब व्यापार हो हमारे, तो व्यापार में भारतीय मुद्रा का उपयोग हो, भारतीय मुद्रा के उपयोग को प्रोत्साहित करना। और इसके तहत जो है जुलाई 2022 में आरबीआई के द्वारा एक नए भुगतान निपटान ढांचे की सहायता जो बनाई गई है उसका ही उपयोग करना। तो 3 टारगेट हैं, एक तो 2 ट्रिलियन निर्यात कर देना, 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर 2030 तक। दूसरा, उन देशों के साथ ज्यादा प्राथमिकता देना जिन देशों के साथ भारत का ट्रेड डिफिसिट बहुत ज्यादा है। और दूसरा, भारतीय रुपये को हम प्रोत्साहित करें अपने ट्रेड को लेकर के, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, इसके तहत अभी टोटल निर्यात को लेकर के 39 शहर बनाए गए हैं। 39 शहरों के अलावा 4 नए शहर और जोड़े गए हैं जिनमें हम निर्यात प्रोत्साहन के तौर पे काम करेंगे। तो मौजूदा 39 शहरों के अलावा 4 नए शहरों को जो है निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर डेवलप किया गया है। ठीक है, निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर कौन कौन से हैं? 4 शहर का नाम लिख लीजिएगा। एक तो फरीदाबाद है, फरीदाबाद हरियाणा में पड़ता है, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर है आपका। फरीदाबाद के बाद दूसरा है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर। और फिर है आपका मुरादाबाद, 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 हाँ मुरादाबाद। और एक है वाराणसी। तो ये 3 तो उत्तर प्रदेश के हैं, वाराणसी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 3 आपके यूपी से हैं। ये टोटल अभी 39 आपके थे, अब टोटल 43 हो जाएंगे। निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर के तौर पे इनको डेवलप किया जाएगा। क्या किया जाएगा? निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर के रूप में इनको डेवलप किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही देखो सरकार के द्वारा एक प्रयास ये भी किया जा रहा है कि जिलों से निर्यात को बढ़ावा देना, जिलों को निर्यात हब में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब बनाना। जैसे एक जिला एक उत्पाद योजना है, तो उसमें प्रोडक्शन को इतना बेहतर करना और ताकि हर जिला एक डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब के तौर पे डेवलप हो जाए और उसके लिए काम हो जाए। ठीक है, इसके अलावा सरकार चाहती कि ई कॉमर्स का प्रयोग किया जाए, सबसे ज्यादा काम किया जाए ई कॉमर्स साइट्स के माध्यम से हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें। तो सरकार चाहती है कि ई कॉमर्स का जमाना चल रहा है, आपको सबको पता है, ऑनलाइन और डिजिटलाइजेशन का जमाना है। तो सरकार चाहती है 2030 तक ई कॉमर्स के क्षेत्र में जो निर्यात है उसको 200 से 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच में उसको करने का अनुमान सरकार के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा भुगतान समाधान प्रणाली पे काम करना, बही खाता पद्धति पे काम करना, निर्यात पात्रता जैसे संबंधी कई घटनों पे काम करना, इन सब पे ई कॉमर्स के क्षेत्र में सरकार काम करेगी। तो ई कॉमर्स को बढ़ावा देने का प्रयास भी है कि ई कॉमर्स के माध्यम से हम कैसे निर्यात को और बेहतर कर पाए, इस डायरेक्शन पे काम करना है। ठीक है, तो देखो इससे पहले जो आपकी विदेश व्यापार नीति थी वो 2015 से 2020 के लिए बनाई गई थी आपकी। ठीक है, और अब जो आपकी बनाई गई है उसमें जो लक्ष्य रखा गया था कि 2020 तक हमें 900 बिलियन अमेरिकी डॉलर रखना है। अब ये नीति जो है, ठीक है, देखो पहले जो नीति आई थी वो आपकी कब आई थी? वर्ष 2015 से 2020 तक के लिए आई थी, वर्ष 2015 से 2020 तक के लिए पहले, इससे पहले वाली। फिर इसका टाइम बढ़ा करके 2015 से 2023 कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 आ गया था तो इसको बढ़ा दिया गया था। अब 2030 में जो आई है ये आपकी 2030 तक की है।
ठीक है। 2023 से 2030 तक का इसका टारगेट्स है, लक्ष्य है, इन सब चीज़ों के तौर पे ये काम कर रही है। तो इसके तहत एक पोर्टल भी, ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम है एमनेस्टी योजना। एमनेस्टी योजना के तहत पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल होगा। निर्यातक जो है इसके माध्यम से अपना निर्यात कर पाएंगे। इसके तहत सरकार उन्हें एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का प्रयास करेगी। तो एमनेस्टी योजना भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है इसके तहत एक कारगर कदम है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आपके नई ट्रेड पॉलिसी जो आपकी अभी हाल फिलहाल में आई है, इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक तो आपको टारगेट्स याद रखना है, दूसरा जो नए शहर आपके जोड़े गए हैं इनको याद रखना है, दूसरा ई कॉमर्स को लेकर के सरकार के द्वारा जो काम की गई है, साथ ही सरकार विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान करेगी, सरकार विभिन्न प्रकार का सहयोग करेगी निर्यातकों को, चाहे वो निर्यातक हो, चाहे राज्य हो, चाहे जिले हो, चाहे वो इंडिया लेवल पे एक्सपोर्ट हो रहा हो, हर एक एक्सपोर्ट को सरकार क्या करेगी। साथ ही सरकार क्या चाहती है, व्यापार को सुगम बनाया जाए, लेन देन की लागत को कम किया जाए, ई कॉमर्स को बढ़ावा दिया जाए, विशेष तौर पे रसायन के क्षेत्र में जो आपके बहुत सारे जो प्रौद्योगिकी है, बहुत सारे जो उपकरण है, उन सब क्षेत्रों में जो है ई कॉमर्स को प्रायोरिटी देते हुए जो है एक्सपोर्ट को और ज्यादा तेजी और गति लाई जाए। तो 900 बिलियन डॉलर से 2 ट्रिलियन डॉलर तक लेकर के जाना अपने आप में सबसे बड़ी बात ये इस पॉलिसी के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये नई ट्रेड पॉलिसी है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, ये लॉन्च हुई थी आपकी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका अगला है, देखो ये ट्रेन के बारे में बड़ी चर्चा रहती है और ये ट्रेन के बारे में आप सभी जानते हैं। जो आपके सामने है ये है वंदे भारत ट्रेन। आप लोगों ने कभी न कभी जो है इसमें यात्रा हो सकता है किया हो, है ना। तो अभी हाल ही में आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के गांधीनगर स्टेशन से गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 को हरी झंडी दिखाई थी और ये ट्रेन आपका संचालन इसका हुआ था। ठीक है, तो आपको पता है कि पहले जो सबसे पहली आपकी, इसी को नाम ट्रेन 18 भी है, इसका नाम क्या है, ट्रेन 18, और ये भारत की सबसे गति वाली ट्रेन है आपकी। 160 किलोमीटर पर घंटे के रफ्तार से अभी ये ट्रेन चल रही है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। देखो, भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना ये है कि बहुत रफ्तार ला देनी है देश की अर्थव्यवस्था में, देश के ट्रांसपोर्टेशन में, देश में गति। तो बुलेट ट्रेन तक की बात की जा रही है, लेकिन अभी सेमी हाई स्पीड हमारी जो पटरियां हैं, अभी उनको भी एक नए तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है इतने हाई स्पीड ट्रेनों को लेकर के। तो ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, 160 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है। सबसे बड़ी बात है, स्वदेशी तौर पे डिजाइन की गई है। क्या की गई है, स्वदेशी तौर पे डिजाइन की गई है। और ये एक तरीके से अब पूरे भारत में जो है वंदे भारत ट्रेनों को चलाने की पूरी तैयारी है। 400 वंदे भारत ट्रेनों को चलाना है आपको। कितना चलाना है, 400, और ये स्वचालित है। आपको ये ध्यान रखिएगा, ये पूरी तरीके से स्वचालित है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत कम समय में बहुत तेजी से एक्सेलरेट हो जाती है और इसी कारण से 160 किलोमीटर पर घंटे की गति ये प्राप्त करती है। तो इससे जो यात्रा का समय वो 25 से 45% तक कम हो रहा है। विभिन्न जो हमारी अर्थव्यवस्थाएं हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य को, एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। ठीक है, और साथ ही इसके अंतर्गत जैसे विमान यात्रा में बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं, वैसे इसमें उन्नत और अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से इसको लैस किया गया है। इसको बहुत शानदार तरीके से डेवलप करने का प्रयास सरकार कर रही है। तो देखिए, ये आपकी बहुत सारी बन रही हैं। एक आपकी है दिल्ली, नई दिल्ली से वाराणसी के तौर पे चलाई जाती है। वाराणसी आपकी, वाराणसी से इसको अभी बिलासपुर तक जोड़ा जा रहा है। तो अभी गांधीनगर से ये आपकी पूरी जोड़ी गई है, मुंबई के लिए जोड़ी गई है, साथ में आपको जो है सोलापुर के लिए जोड़ी गई है। तो अब कई बड़े स्तर पे जो है वंदे भारत ट्रेन 18 एक्सप्रेस को चलाने का प्रयास सरकार के द्वारा है और सरकार इस पे काम कर रही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में जो अभी वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 है, तो 30 सितंबर 2022 को ये गांधीनगर से मुंबई के लिए हरी झंडी दिखाई गई थी। तो गुजरात को मुंबई से जोड़ रही है। इसमें भी बहुत सारी वही सारी फैसिलिटीज हैं। ये देखिए, इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था जो है खासियत क्या है इस ट्रेन की,
कि ये ट्रेन आपकी मात्र 52 सेकंड में 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। इतना हाई एक्सेलरेशन है इसका। और सरकार अब इसकी गति को 160 किलोमीटर पर घंटे से 180 किलोमीटर पर घंटे तक ले जाने की का प्रयास है। लेकिन मुद्दा वही है कि अभी देश में जो पटरियां हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें काम करना है। लगभग अभी पहले से 7 वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही थी, अब धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ा के 400 तक ले जाना है। 2022 का जब बजट आया था तो उसमें बताया गया था सरकार के द्वारा कि 400 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाना है। अभी देखो, सबसे पहली जो चली थी दिल्ली से वाराणसी चली थी वंदे भारत। इसके बाद आपकी अंबाला, ये अंबाला से ऊना हिमाचल प्रदेश पड़ता है, अंबाला, ऊना और कटरा जम्मू कश्मीर के लिए चली थी। इस मैप में दी गई हैं, ये आप देख पा रहे हैं। हाँ, ये जम्मू कश्मीर के लिए चलाई गई थी आपकी दूसरी। तीसरी आपकी चेन्नई से मैसूर के लिए चलाई गई है। ये है आपकी चेन्नई से मैसूर तीसरी, ये तीसरी है। ये आपकी पहली है, ये आपकी दूसरी है यहाँ पे, ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी। इसके बाद आपका मुंबई से गांधीनगर, ये आपकी चौथी चलाई गई है। अब 400 चलाना है टोटल आपको। एक बिलासपुर से नागपुर के लिए चलाई गई है, ये आपकी जो है बिलासपुर से नागपुर चलाई गई है। 4 के बाद ये आपकी 5वीं है। और इसके बाद आपकी हावड़ा से जलपाईगुड़ी के लिए चलाई जा रही है, ये आपकी 6वीं है, ठीक है। और जो आपकी 7वीं है वो आपकी अब धीरे धीरे बजट 2022 में 3 साल के अंदर 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य है, तो ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। ये टोटल आपकी जो है वंदे भारत एक्सप्रेस के तौर पे इनको जो है डेवलप किया जा रहा है। एक दिल्ली से आपका ये जोड़ रही है, ये है अंब अदौरा को, ये 7वें नंबर की है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को। तो ये भारत की गति बढ़ा देगी, भारत की स्पीड बढ़ा देगी। और सबसे बड़ी चीज है, भारतीय रेलवे के द्वारा एक टारगेट बनाया गया कि 2030 तक वो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने वाली ट्रेन, मतलब शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाली ट्रेन बन जाएगी, ठीक है। देखिए, भारत सरकार के द्वारा 2070 के लिए लक्ष्य बनाया गया कि 2070 तक हम अपने आप को नेट कार्बन इमिशन के तहत ले जाएंगे। तो अब भारतीय रेलवे भी पूरी तरीके से रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण कर रही है और विद्युतीकरण करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का भी उपयोग कर रही है। 2023 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के अंतर्गत रेलवे पूरा प्रयास कर रही है। उसने लक्ष्य बना रखा है कि 2030 तक अपने आप को कंप्लीट विद्युतीकरण कर लेना है और कार्बन इमिशन से बचना है, ठीक है। तो अब जहां भी लोकोमोटिव इंजन है उनमें डीजल इंजनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, सब विद्युत इंजन और विद्युत लाइन अब पूरे भारत में फैल चुकी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, भारतीय रेलवे 2023 तक भारतीय रेलवे ने लक्ष्य रखा है कि हम पूरे दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे बना देंगे जहां पे कार्बन उत्सर्जन सबसे कम है। तो एक लक्ष्य, एक टारगेट ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बड़ी तेजी से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शंस बनाने का प्रयोग, 100% विद्युतीकरण का लाभ प्राप्त करने का पूरा प्रयास है, ठीक है। तो डीजल अब खत्म किया जा रहा है, अब लोकोमोटिव इंजन जितने भी हैं सारे ऊर्जा के तौर पे इससे चलेंगे, ठीक है। तो एक आपको ये भी ध्यान रखना है, 2030 तक इंडियन रेलवे शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में आगे बढ़ जाएगा, इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, कार्बन उत्सर्जन, ठीक है। और भारत सरकार ने 2070 तक जो है अपने आप को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की लक्ष्य के तौर पे, आपको पता है ना, COP26 आपका हुआ था ग्लासगो में और उसमें भारत के द्वारा ये लक्ष्य की घोषणा की गई थी कि 2070 तक हम जो है अपने आप को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। चलिए, अगला जो खबर है वो T20 से है आपका। ICC पुरुष T20 आपका विश्व कप हुआ था, उससे जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा, ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप मैच है आपका और ये प्रतिस्पर्धा जो है आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अभी पूरी की पूरी प्रतिस्पर्धा हुई थी आपकी 16 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर 2022 तक, 13 नवंबर 2022 तक, ठीक है। ICC T20 वर्ल्ड कप कौन जीता इसमें? इसमें जीतने वाली टीम है इंग्लैंड। इंग्लैंड विजेता बनी है इस बार की। फाइनल मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से पराजित किया है, ठीक है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से पराजित किया है।
ठीक है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको पता है कि इंग्लैंड इस बार 50-50 की भी चैंपियनशिप उसने जीती थी। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड पहली ऐसी पुरुष टीम बन गई है जो एक ही समय में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच यानी ओडीआई और T20 ये दोनों में विश्व जो है चैंपियनशिप प्रतियोगिता में विश्व चैंपियन बनी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो इंग्लैंड के कप्तान थे वो थे जॉस बटलर। कौन थे इंग्लैंड के कप्तान? जॉस बटलर। जॉस बटलर, बटलर के बारे में सभी जानते हैं। तो जॉस बटलर आपके इंग्लैंड के कप्तान थे। और फाइनल मैच जो आपका था, प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच जो मिला है वो सैम करन को मिला है। किसको मिला है? सैम करन। ये भी इंग्लैंड के हैं, सैम करन। ठीक है, सैम करन को जो है क्या मिला है? मैन ऑफ द मैच। ठीक है, और ये भी इंग्लैंड के हैं। टोटल 16 टीमें इसमें जुड़ी थी। मेजबान देश था ऑस्ट्रेलिया। कहां पे हुआ है T20 मैच? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है आपका ये T20 मैच। ठीक है, तो इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो, खेल परिदृश्य से एक दो टॉपिक मैं आपके ले रहा हूं ताकि आपको जो है जो भी खेल परिदृश्य होंगे सारे मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपका इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन जीता कौन नहीं जीता। तो उप विजेता पाकिस्तान थी। ठीक है, इसका जो फाइनल मैच हुआ था वो मेलबर्न में हुआ था। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पर आपका इसका फाइनल हुआ था। ठीक है, टोटल 16 टीमें थी, 45 मैच हुए थे। और आपको पता है भारत की स्थिति, भारत ने पहला T20 जीता था। ठीक है, भारत ने पहला T20 जीता था। अब इसमें टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे विराट कोहली ने। भारतीय क्रिकेट के कप्तान भी रहे हैं पहले, अब तो कप्तानी चली गई। तो विराट कोहली जी ने सबसे ज़्यादा रन 296 रन बनाए थे इस पूरे उसमें। सबसे ज़्यादा जो है विकेट लिए थे वानिंदु हसारंगा, ये श्रीलंका के हैं। 15 विकेट जो है इन्होंने लिए थे, वानिंदु हसारंगा, है ना। और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पर्सन इसमें कि सबसे ज़्यादा उच्चतम हाई स्कोर किसका है? वो हैं रायली रोसू, दक्षिणी अफ्रीका के। 109 रन इन्होंने बनाया था बांग्लादेश के विरुद्ध। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें, इनसे ज़्यादा प्रश्न नहीं आते। बस आपको रफली याद रखना है कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में जो है आपका ये मैच हुआ था, जिसमें से इंग्लैंड आपका इस मैच को जीतने वाला देशों में से एक है। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब में जाएंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला जो करंट अफेयर्स है आपका, ये देखिए, ये विनर्स हैं। 2007 से चालू हुआ था आपका T20 वर्ल्ड कप। 2007 में आपका इंडिया जीता था। 2009 में फिर हुआ है पाकिस्तान जीता है। 2010 में फिर इंग्लैंड जीता है। इंग्लैंड 2 बार जो है जीत चुका T20 वर्ल्ड कप। 2012 में वेस्ट इंडीज जीता है। 2014 में श्रीलंका जीता है। 2016 में अगेन वेस्ट इंडीज भी 2 बार जीत चुका है। 2021 में ऑस्ट्रेलिया जीता था और 2022 में इंग्लैंड जीता है। ठीक है, तो इंग्लैंड आपका ये जीत गया। अब देखो, एक डिस्कशन आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक से है। ब्रिक्स एक संस्था है, ब्रिक्स के बारे में आप सभी जानते होंगे। ब्रिक्स के द्वारा ही एक बैंक बनाया गया जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो अभी एक नए सदस्य के तौर पे इसमें सम्मिलित हुआ है मिस्र। ठीक है, मिस्र जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। तो देखिए, ऑलरेडी ये 5 देश तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य है ही। 5 देश कौन कौन से हैं? ये ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका। इसके साथ टोटल 4 सदस्य और जुड़ चुके हैं। ठीक है, 4 सदस्य और जुड़ चुके हैं। मैं चारों के नाम बता दूंगा। देखो, सबसे पहली बात, ब्रिक्स बैंक का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये आपका इसका मुख्यालय है संघाई में। कहाँ मुख्यालय है? संघाई, चीन में इसका मुख्यालय है। कहाँ पे है? संघाई, चीन में। और इसके अध्यक्ष जो हैं वो हैं डिल्मा रूसेफ। डिल्मा रूसेफ, डिल्मा रूसेफ, ये इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, ब्राजील के पहले पूर्व राष्ट्रपति थे, अब इनको इसका अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, तो मिस्र जो है, इजिप्ट जो है, ब्रिक्स बैंक का, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथे सदस्य के रूप में नामित हुआ है। इससे पहले 3 सदस्य देश कौन से थे? एक तो बांग्लादेश था, बांग्लादेश, दूसरा उरुग्वे, उरुग्वे। ठीक है, बांग्लादेश, उरुग्वे और यूएई। अब चौथा हो गया है मिस्र। तो इससे भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के तहत जो है, तो आपको सिंपल सी बात है
ये बैंक क्या करता है? सतत विकास के लिए, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण प्रदान करता है सदस्य देशों के लिए। ठीक है, तो ये ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें ये लिस्ट होगी, ये है आपकी टोटल आपके इसके 9 सदस्य देश कौन कौन से हैं। नंबर 1 में ये ब्राज़ील है, ब्रिक्स रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका, इनके द्वारा जो है ये बनाया गया था। बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और उरुग्वे, तो मिस्र आपका भी लेटेस्ट नए सदस्य के तौर पे बना है। ठीक है, मुख्यालय संघाई पे है। स्थापना 2014 में की गई थी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की। वर्तमान में 9 सदस्य हैं। डिल्मा रूसेफ ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति हैं इसमें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करंट अफेयर्स है, बाकी अब करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो आज देखिए कई सारे टॉपिक हो गए आपके। एक तो ये चीता प्रोजेक्ट, चीता हो गया आपका प्रोजेक्ट चीता के बाद आपका ये नई व्यापार नीति, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आपका ये वंदे भारत ट्रेन 18 के बारे में हो गया। ट्रेन 18 के बाद जो है आपका T20 वर्ल्ड कप हो गया, और इसके बाद आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक से जुड़ा हो गया। ठीक है, तो 5 टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। और आप लोग एक बार जो है बताइए कमेंट में कैसा आपको अनुभव हो रहा है, चीज़ें डे बाय डे आप सीख पा रहे हैं। इन सब के नोट्स ज़रूर बनाइएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, नहीं तो फिर रिवाइज़ क्या करोगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप रिवीजन कितना कर रहे हो, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि रिवीजन आपको करना है, रिवीजन करना है, बस ये दिमाग में बैठा लीजिए। इसका मल्टीपल टाइम पे जो भी पढ़ा रहा हूँ इतना पर्याप्त है। अब एक चीज़ बताओ,